ये स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करेंगे। थर्ड चैप्टर में आपने नेशनल इनकम का और डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट किया। अब इसमें नेशनल इनकम को निकालने के मेथड्स करेंगे। सबसे पहले है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो मॉडल रिलीव दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। कि नेशनल इनकम को जो है हम 3 एंगल्स में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में जो वैल्यू एडिशन करता होता है उसका टोटल कर लेंगे। सेकंड में एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, एक कि हमारी इकोनॉमी में जितनी इनकम जनरेटेड होती है उन सारों का टोटल कर लेंगे। और थर्ड मेथड में क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर, कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी में उन पर जो जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उस एक्सपेंडिचर को टोटल कर लेंगे। Corresponding to the 3 different way of looking at national income, the economists have suggested 3 method of calculating national income। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स के आधार पर जो है इकोनॉमिस्ट ने 3 मेथड बनाए हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। सबसे पहला तो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। Value added method measure national income in term of value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year. It is also known industrial origin method और net output method, कि इसको जो है हम net output method भी कहते हैं और industrial origin method भी कहते हैं। Estimation of the contribution of the all producing enterprise to production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP, called GDP MP. It is adjusted to final out an NPFC और national income। सबसे पहले इसमें आएगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑन, ठीक है जी, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसको माइनस कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, इट रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है, ठीक है जी। इफ़ द एंटर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर और सेल और वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल, कि अगर आउटपुट जो है ईयर के दौरान सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सेल के इक्वल आएगी। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल। इफ़, और एक क्या इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इफ़ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि अगर एक ईयर के दौरान जो है हम सोल कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है दूसरा फॉर्मूला भी निकल जाएगा, सेल, जितनी सेल की है वो सेल आ जाएगी। और उसमें जो है स्टॉक, इफ़ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, कि कुछ जो है चीज़ें साल के दौरान कुछ तो सेल हो गई और कुछ जो है हमारे पास स्टॉक बच गया, साल के दौरान जो है सेल नहीं हुई है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, सेल प्लस, ठीक है जी, स्टॉक। और उसके बाद चेंज इन स्टॉक, चेंजिंग इन स्टॉक को क्या कहते हैं, सेल प्लस जो फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इट इज द मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक और फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि चेंजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है साल के बाद में हमारे पास, उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। उसके बाद है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इट रेफर टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है जी, कि नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं। प्रिलिमिनरी इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मोस्टली जो है इसमें जो प्रोसेस में, प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो है जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है हम इसमें वो इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है जी, एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिड मेथड से आपने सबसे पहले देखिए प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, आपको फार्मर्स, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर दिया हुआ है। उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट दी हुई है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दी हुई है, और उसके बाद जो है वैल्यू एडेड, ठीक है जी। अब आप खुद देखिए इसमें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है और फिर कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दी गई है, और इनको माइनस करके जो है वैल्यू एडेड आपके पास आ गया है। और उसके बाद
हैविंग एस्टिमेटेड जीडीपी। ठीक है जी, अब इससे हम जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे? वी फाइंड आउट एनएनपीएफसी, क्योंकि हमें एनएनपीएफसी निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में से जो है माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे जीडीपी एमपी में से, तो क्या जाएगा हमारे पास एनडीपी एमपी, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो जी है हमारा, जहाँ पर जो एन है, इनका माइनस जो है वो डेप्रिशिएशन है। और एनडीपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एनडीपी एफसी, और उसमें हम जो है प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एफसी। ये स्टूडेंट्स आपको चार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है जी, आप इस चार्ट की हेल्प से जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है आपको अलग से, प्रिकॉशंस आ जाती है कोई से भी मेथड की, इसको वो उनको जो है बहुत ही ध्यान से आपने करना है। सबसे पहले तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, कि जो पुरानी वस्तुएं हैं अगर आप उनको बेच रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो इसको जो है वैल्यू एडेड के एस्टिमेशन में, जीडीपी के एस्टिमेशन में उसको शामिल नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पर कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, बिकॉज कमीशन इज अ रिवार्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। कि अगर आप लोग सेकंड हैंड गुड्स की परचेजिंग पर और सेलिंग पर कमीशन अर्न कर रहे हो तो उस कमीशन को जो है वैल्यू एडेड में शामिल किया जाएगा। थर्ड नंबर पर आ रहा है आपका ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन into account while estimating value added, because these goods are like those produced for the market, they are simply not sold down to their need by the producer themselves। एग्जाम्पल जैसे कार जो है प्रोड्यूसर ने जो है कार प्रोड्यूस की है, और किस लिए प्रोड्यूस की है कि जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं ये उनके काम आ सके, उनको घर से लाने के लिए और उनको घर पर छोड़ने के लिए जो है वे कार यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जो है जीडीपी में शामिल किया जाता है। फोर्थ नंबर पर आ गया इम्पेटिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट अगेन बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, व्हीट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड बाय द फार्मिंग फैमिलीज दैमसेल्फ, कि अगर फार्मर्स ने अपनी फैमिली के लिए वीट का प्रोडक्शन किया है तो उसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, कि इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इनको पहले ही माइनस कर दिया जाता है। 6 नंबर पर आ गया इम्पुटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी टेकन इन द अकाउंट बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटर वैल्यू नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्युपाइड और रेंटेड आउट, कि जो अपने रहने के लिए मकान जो है उसको भी वैल्यू एडेड में शामिल किया जाता है, क्योंकि सभी की जो है रेंटल वैल्यू होती है। नो मैटर, ये बात कोई मैटर नहीं रखती कि वो सेल्फ के लिए है या जो है वो उसको रेंट पर देने के लिए छोड़ा हुआ है। और लास्ट है हमारे पास सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड सिंपली बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्विस फॉर हाउस वाइफ, कि जो सर्विसेज जो सेल्फ कंजप्शन से है उनको जो है वैल्यू एडिड में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो है अपनी खुद की सर्विसेज का एस्टिमेशन लगाना बहुत कठिन होता है। जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ की सर्विसेज का अगर आप अंदाज़ा लगाना जाए तो आपको उसकी कॉस्ट का अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वे टू अवॉइड इट, कि जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की, दोहरी गणना की प्रॉब्लम आ जाती है सामने, और उससे कैसे हम बच सकते हैं, मतलब कि पहले भी उसको काउंट कर दिया गया और बाद में भी जो है उसको ऐड कर दिया गया, तो ऐसी समस्या हमारे पास आ जाती है। While estimating national income as the market value of the final goods produced in the economy only is likely to encounter the problem of double counting। ठीक है जी, क्योंकि नेशनल इनकम में जो है ज़्यादातर क्या हो जाता है कि फाइनल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी में, तो इसमें डबल काउंटिंग की समस्या आ जाती है। द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज
काउंटेड मोर देन वंस, और ये प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक ही वस्तु को जो है एक से ज़्यादा बार काउंट कर लिया जाता है। दिस हैपनर्स व्हेन वी फेल टू ड्रा द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और ये समस्या तब आती है जब जो है हम इंटरमीडिएट गुड्स और जो फाइनल गुड्स होती है उनका जो है डिस्टेंस ज्ञात करने में असफल होते हैं। एज फार एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज कंसर्न, इट सेल इट गुड्स एज फाइनल गुड्स and treat at its sale is final sale, but it is for the student of economics to classify sale of different entrepreneurs as final good and intermediate goods। ठीक है जी, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो है एंड यूज़ पर डिपेंड करता है वस्तुओं के कि वो फाइनल गुड है या वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि एक वस्तु जो है एक के लिए फाइनल हो सकती है और दूसरों के लिए वो इंटरमीडिएट हो सकती है। अब इसको जो है हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। सपोज अ फार्मर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ व्हीट एंड सेल इट फॉर ₹400, कि एक फार्मर ने जो है व्हीट प्रोड्यूस की और इसको बाजार में बेच दिया 400 रुपये में। ठीक है जी, एज फार एज द फार्मर इज कंसर्न द सेल ऑफ व्हीट इज अ फाइनल सेल एंड ही गेट्स ₹400, और वो सेल जो है वो फार्मर के लिए फाइनल सेल है और इस सेल के लिए जो है उसको 400 रुपीज़ मिल रहे हैं। ही वी डज नॉट टू इंक्रीज एनी एक्सपेंडिचर ऑन द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, ₹400 बिकम द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन टू GDP और वैल्यू एडेड बाय हिम, कि अगर उसने उस व्हीट के प्रोडक्शन पर कोई अपना खर्चा नहीं किया है, कोई कॉस्ट नहीं आई, तो वो 400 रुपये जो है वो अपना GDP में कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि इतनी जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है जी, अब द परचेजेस ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड। अब अगर एक फ्लोर मिल जो है उस व्हीट को खरीद रही है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। इट कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर एंड सेल इट फॉर ₹600 टू अ बेकर। अब क्या करेगी, उसने उसको फ्लोर में चेंज किया और उसको 600 में बेकर को बेच दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, द फ्लोर मिल ट्रीट द फ्लोर एज अ फाइनल गुड, जो फ्लोर मिल होता है उसके लिए जो है वो फ्लोर है वो फाइनल गुड है। बट द बेकर यूजेज एज एन इंटरमीडिएट गुड एंड मैन्युफैक्चर ब्रेड। अब क्या करेगा, बेकर उसको जो है इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज़ करेगा और उससे जो है वो ब्रेड बनाएगा। द बेकर सेल द ब्रेड टू द शॉपकीपर फॉर ₹800, और क्या करेगा, बेकर जो है उस ब्रेड को शॉपकीपर को बेच देगा 800 रुपये में। ठीक है जी, और वो बेकर के लिए जो है ब्रेड वो फाइनल गुड है। बट द शॉपकीपर इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। अब शॉपकीपर के लिए जो है वो ब्रेड इंटरमीडिएट गुड है। द शॉपकीपर सेल द एंटायर स्टॉक ऑफ द ब्रेड टू फाइनल कंज्यूमर फॉर ₹900। अब क्या करेगा, शॉपकीपर जो है उसको फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा और वो क्या है 900 रुपये में बेचेगा। इन दिस एंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, if we overlook the fact that output of one producer is used as raw material by the other, GDP estimation would be grossly overestimated. We might estimate is equal to, अगर हम इन सारों को देखें तो इसका जो है वो 2700 पड़ेगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ओनली फाइनल गुड्स आर टू बी इंक्लूडिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP, लेकिन GDP के एस्टिमेशन में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाएगा। और वैल्यू ऑफ द ब्रेड सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू इट्स फाइनल यूज़र, और जब वो शॉपकीपर जो है उस ब्रेड को फाइनल यूज़र को बेचेगा तो क्या होगा, इम्प्लाई जो GDP जो है वो 900 रुपये आएगी, नॉट ₹2700। वन शुड बी केयरफुल टू अवॉइडिंग सच प्रॉब्लम, कि हम उसको बार बार जो है इन सारों को ऐड नहीं कर सकते हैं। जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसके पास जो जाएगा उसको ही वैल्यू एडिड में शामिल किया जाएगा। ठीक है जी, अब इसको जो है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के 2 मेथड हमारे पास आते हैं। एक तो फाइनल आउटपुट मेथड और एक आता है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी considered in the estimation of GDP, and value added method, according to this method some total of value added by the producing unit within the domestic territory of the country is to be considered in the estimation of GDP। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल की हेल्प से जो है आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में जो है आपको 2 फॉर्म्स का दिया हुआ है, फॉर्म A और फॉर्म B। ठीक है जी, और इसमें आपने वैल्यू एडेड निकालना है। ठीक है, वैल्यू एडेड दोनों ही फॉर्म्स का, और ग्रोस वैल्यू एडेड इसमें निकालना है आपने। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड निकाल लेंगे फॉर्म ए का, जितनी उसने सेल की है फॉर्म ने उसमें से माइनस कर देंगे परचेजिंग फ्रॉम फॉर्म बी, क्योंकि उसने जो है फॉर्म बी से भी परचेजिंग की है, और प्लस चेंज इन स्टॉक को जो है
प्लस कर देंगे, ऐसे ही जो है वैल्यू एडेड अब हम बी का निकाल लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, ये खुद करेंगे बच्चे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास इनकम मेथड। बेटा जी ये जो है ये 2 नंबर पर है, पर यहाँ पर गलती से जो है मिसप्रिंट हुआ है बुक में, ये 3 नंबर पर आया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी। फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, कि फैक्टर को जो पेमेंट्स होती है, फैक्टर्स को कैसी पेमेंट्स होती है, उसको कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, उसको रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अभी कैसे कैसे मिलता है, इन सब की जो है जानकारी आप 3rd चैप्टर में प्राप्त कर चुके हो। ठीक है जी। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जब हम इन सारों का टोटल कर देंगे, ठीक है जी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज एडिड, और नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसको ऐड कर देंगे। अब इसमें हमारे पास अगला टॉपिक आता है इसी मेथड में कि हम फैक्टर इनकम को ही क्यों लेते हैं। अब फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज रिवार्ड फॉर रेंडिंग हिज फैक्टर सर्विस, क्योंकि जो फैक्टर इनकम होती है वो फैक्टर को उनकी सर्विसेज के दौरान मिलती है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजिस, वही जो वेजिस की फॉर्म में मिल सकती है, सैलरी की फॉर्म में मिल सकती है, रेंट की भी फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है जी। इंटरेस्ट की भी फॉर्म में मिल सकती है। इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न इनकम, it does not include any income which is not earned or by which factor services has not been rendered। ठीक है। अब उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन करेंगे हम इनकम का। इनकम्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ को कंजप्शन कैसे मिलता है, वेजिस और सैलरी मिलती है कैश में, और भी काफ़ी जो है काइंड्स में उसको पेमेंट मिल जाती है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन या रिटायरमेंट मिलती है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में मिलता है। प्रॉफिट को जो है हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड के रूप में, कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स के रूप में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। 3rd पे इसमें आगे मिक्सड इनकम। मिक्सड इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योर्स, कि जो नियोक्ता के द्वारा अपनी, अगर वो लेबर की जगह अपने आप काम कर रहा है या अपनी ही लैंड यूज़ कर रहा है, अपनी ही कैपिटल यूज़ कर रहा है, तो इसके बदले में जो उसको इनकम मिलती है उसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। उसके बाद देखिए चार्ट दिया हुआ है आपको। चार्ट में हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम को प्लस कर दिया। ठीक है जी। और फिर इसमें जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको प्लस कर देंगे, तो फिर ये हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगी NNP-FC। अब आती है प्रिकॉशंस, कि इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र अर्निंग, जो जैसे ट्रांसफ़र अर्निंग हस्तांतरण आय, जैसे ओल्ड एज पेंशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, स्कॉलरशिप होती है, पॉकेट एक्सपेंसेस होता है, इसको जो है नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। एंड इनकम फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे चोरी वगैरह, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेजेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कि सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेजेस पर जो कमीशन पे किया जाता है उसको हम शामिल नहीं करते। ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेजेस ऑफ शेयर, इसको भी शामिल नहीं किया जाता। इनकम इन टर्म ऑफ वाइंड फॉल गेंस, जैसे लॉटरीज वगैरह, इन सब की इनकम को जो है नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस टू बी ट्रीटेड अलोंग विद द रेंट एज कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है जी। कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ, कि इसको जो है नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3rd मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटिंग इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द purchases of final good and services produced in the economy during an accounting year,
कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उन पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। अब इसके जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब कि सी इसमें कंजप्शन आ गया और आई जो है इन्वेस्टमेंट आ गया, इसको हम बोलते हैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसको जो है इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी कॉल्ड जीडीपी एमपी। और जो भी एक्सपेंडिचर आ जाएगा इन सब से उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास जीडीपी एमपी। और इसको जो है इट इज़ सजेस्टेड टू फाइंड एनएनपीएफसी, और इसको जो है हम एनएनपीएफसी ज्ञात करने के लिए यूज़ करेंगे। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा। और इसमें आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और फोर्थ नंबर पर आएंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट एंड एम जो है हम इसको इंपोर्ट में ले रहे हैं। ये स्टूडेंट्स प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज़ टू बी टेकन इन द अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। कि डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए सिर्फ जो है हमने फाइनल एक्सपेंडिचर को ही लेना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है जी। एंड एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूड इन टोटल एक्सपेंडिचर। And expenditure on transfer payment by the government is not to be included because transfer payment do not causes any value addition in the economy, and imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into account। कि सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है और उन पर जो खर्चा किया जा रहा है उसको जो है जीडीपी में शामिल किया जाता है।